Alright guys, welcome to ATP Star Super Learning Platform. My name is रितेश दहिया। और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ये 3 चैप्टर जहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और एरर एनालिसिस की। नाउ अगर आप अपने को मेंस के में देखना चाहते हैं बहुत अच्छे नंबर लेके आना, तो तीनों ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एक सवाल तीनों से एक आ रहा है। एक सवाल मिनिमम आपका से इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ग्रेविटेशन और एरर से एक सवाल मिनिमम आएगा। तो तीनों को मिला के 3 सवाल, और हो सकता है 4 भी आ जाए इन तीनों को मिला के। किसी को इस बात पे ताज्जुब नहीं होगा कि इन तीनों को मिला के 4 सवाल आ गए। तो 4 सवाल या 3 सवाल मतलब 12 या 16 नंबर की बात होगी। तो पूरे सेशन में ध्यान दीजिएगा। चैप्टर अगर देखेंगे इलेक्ट्रो स्पेशली और ग्रेविटेशन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। बड़े बड़े चैप्टर हैं। नॉर्मली इसको हम बहुत लंबा टाइम लेके वो करते हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी करीबन 1.5 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमने कवर करना है। नॉर्मली मैं अपनी लाइफ में बहुत आराम से बात करता हूँ, बड़े प्यार से स्टूडेंट से वो। लेकिन अगले उस सेशन में हो सकता है आपको लगे स्पीड थोड़ी तेज़ है, फॉर द सिंपल रीज़न कि हमें कवर बहुत कुछ करना है। मैं एक भी चीज़ यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, एक भी चीज़ यहाँ पे मिस नहीं होगी, ये पक्की गारंटी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ना इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ 11 टॉपिक है जो यहाँ पे हम कवर करेंगे। और 11 टॉपिक में पहले आ गया आपका चार्ज, फिर आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर आ गया आपका फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके बाद रिलेशन उन दोनों के बीच का, फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, डाइपोल और फ्लक्स, ठीक है। इन सब के बारे में जब हम बात करेंगे, और गॉस लॉ, और उसके बाद आपका चार्ज फेयर्स, अलग अलग तरह के कॉन्सेंट्रिक शेयर बना देते हैं, बताते हैं पोटेंशियल बताओ, ये बताओ। मेंस का काफ़ी फेवरेट सवाल है। तो इन सारे चैप्टर्स के टॉपिक जितने भी हैं इन सबको हम यहाँ कवर करेंगे। एक एक चीज़ सारी वो कवर होएगी और उसके ऊपर हम सवाल भी करेंगे। सो मिस कुछ नहीं होएगा, पर स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी। और मैं इसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने एक बार पढ़ रखा है, बस फटाफट हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूलेज हैं, मैं यहाँ फॉर्मूले आपके लिए लिख के लाया हूँ। अगर तो आपको याद है, प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत बढ़िया। नहीं याद है, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके लिख के फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सवाल तो आपके फॉर्मूला के उसके ऊपर ही आए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज को हम कहते हैं कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर अदर देन मास, जिसकी वजह से एक मैटर है, दूसरा मैटर है, वो अपने आप को अट्रैक्ट करे या रिपेल कर सकता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। मास भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। पर यहाँ बात करें चार्ज की, तो वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो चार्ज आपके अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में एफिनिटी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वांटाइज होता है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ लिखेंगे Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है, और उसके अलावा दुनिया में कोई भी और चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन हमारे सिलेबस में, तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। ये आपकी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है। इनवेरिएंट है, मतलब ये है कि आपके चार्ज की वैल्यू मोशन पे डिपेंड नहीं करती। मास को हम कहते हैं कि वो गामा के फैक्टर से मास आपका मोशन के साथ, अगर आपका वेलोसिटी कंपेरेबल टू c हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन इस केस में आपकी इनवेरिएंट वैल्यू रहेगी चार्ज की। चार्ज रुका हुआ है, दौड़ रहा है, एक्सेलरेट हो गया, उस केस में आपकी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कंजर्व फॉर अ क्लोज सिस्टम, मतलब अगर आपका क्लोज सिस्टम है उसको चार्ज को हम कंजर्व मानते हैं वहाँ पे। और हम ये भी कहते हैं यूनिवर्स में चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जितने बनाने थे भगवान जी ने बना दिए, ठीक है। वो ही आपस में इधर उधर वो कहानी कर रहे होते हैं, बट चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक्सेलरेटेड चार्ज जो आपका मूव करता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और चार्ज अगर पागल हो जाए, आप उसे ऐसे थप्पड़ मार दो, वो एक्सेलरेट कर जाए, तो उस केस में आपकी EM वेव जनरेट हो जाती है। और इसकी बात हम EM वेव्स के चैप्टर में करेंगे कि EM वेव्स कैसे जनरेट होती हैं और कैसे कैसे वो चलती हैं, वो EM वेव्स में बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात करते हैं तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट इसकी कूलम होएगी, डायमेंशन इसके 80 होंगे। फॉर सम रीज़न हमने एम्पेयर को बेसिक फंडामेंटल डायमेंशन बना दिया है, इस वजह से चार्ज की डायमेंशन आपकी AT हो जाती है। क्यों बनाया? मेरे हिसाब से कूलम होना चाहिए, बट आपका मेरा हिसाब चल नहीं रहा है। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ठीक है। ट्रांसफरेबल है। हमारे सिलेबस में चार्ज ट्रांसफर करने के 5 वेज हैं। यूजुअली जब लोग चैप्टर पढ़ाते हैं पहले 3 की बात करते हैं, तो आपके फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन है। उसी के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट है, उससे भी आपकी मेटल प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भाग गए तो जो रिमेनिंग प्लेट के ऊपर आपका क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग गए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
हमारे सिलेबस में हम पूरे टाइम पे कंसिडर करेंगे, मोस्टली हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से वो बताओ। तो हम सारा चार्ज, जैसे हमने पूरा मैकेनिक्स पढ़ा था, आपका जो एनएलएम सेंटर मास तक जो पढ़ा था, वर्क पर एनर्जी तक, हमने कहा था पूरा मास, चाहे हाथी है चाहे हवाई जहाज है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। वही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, पॉइंट मास मान के हम चीज़ें करेंगे। ऑफकोर्स जहाँ नहीं है स्फेरिकल उसकी बात करें, ऑफकोर्स वहाँ पे स्फेयर मानेंगे, पर एट द सेम टाइम उसका भी हम सेंटर पे चार्ज मान के फिर उसको फॉर्मूले हमने उस हिसाब से डिराइव किया हुआ। सो वी विल मोस्टली कंसिडर पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ, कूलम ने लॉ दिया, अगेन वेरी सिमिलर टू एनालॉगस टू आपका ग्रेविटेशन लॉ है। एंड कूलम लॉ सेज कि आपका एफ जो है, दो चार्जेस अगर आपके रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, इसकी वैल्यू Q1 इसकी वैल्यू Q2, आर का डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे कहते हैं आपका जो कूलम्बिक अट्रैक्शन होएगा या रिपल्शन होएगा, दैट विल बी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के आपका अगेन कांस्टेंट है। और अगर इसको मीडियम में रख दें, अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, के और एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस एक बार आपको नोट करके रखने होंगे, बिकॉज मेंस 2 बार पूछ चुका है, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बताओ या एप्सिलॉन नॉट के आपको यूनिट बताने होंगे, तो उसके आपको डायमेंशंस पता होने चाहिए। डायमेंशन अगर देखेंगे यहाँ पे, तो के जो डायमेंशन आ जाएंगे वो आ जाएंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। सो डायमेंशनली देखोगे तो के विल बी, यूनिट देखेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है, उसके अगर यूनिट देखेंगे तो हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट्स हो जाएंगे। अगेन न्यूटन को और आपको सी को 80 में ब्रेक करके इसके डायमेंशन लिखने आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इफेक्ट ऑफ मीडियम ये है कि दो चार्ज हमने एक मीडियम में डाल दिए, नेट फोर्स जो है जो पहले एयर में या वैक्यूम में था, उस मीडियम में के फैक्टर से कम हो जाता है। और ये जो के है ये आपका इस चैप्टर में तो हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी। इसी के को कैपेसिटेंस के चैप्टर में जाके हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सेम चीज़ है बट दो अलग अलग नाम दिए हुए हैं, क्यों ये अभी नहीं पता, बट दिस इज व्हाट इट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जो आपका फोर्स है किसी जगह पे पर यूनिट चार्ज, अगर आप देखेंगे तो वो कितनी वैल्यू है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है। यूनिट की बात करेंगे, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम मीटर, ये आपकी यूनिट हो गई, ये आपकी डायमेंशन होगी, इसको ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इनके ऊपर सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं कि आपका एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है या फील्ड है, उस फील्ड में आप दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ रहे हो, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहती है। और हम ये कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपने जब काम किया तो एनर्जी स्टोर हो जाती है। यकीन ना हो तो छोड़ के देखो, भागेगा, और वो भागेगा, उससे आपको और मुझे यकीन होगा कि भाई ये क्यों भागा, क्यों, उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी। नीचे से ऊपर mgh वर्क डन करके आप पत्थर को लेके गए, अब वहाँ पे उस पत्थर के अंदर एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप उसको बाहर निकल के ड्रॉप करेंगे, छत से कॉर्नर से वो करेंगे, वो नीचे आएगा, वो आपका हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बाल्टी पानी रख देंगे एम एस डेल्टा टी से, बाल्टी पानी का टेम्परेचर भी कितना बढ़ेगा, वी कैन कैलकुलेट दैट एज वेल। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन और एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फॉर अ सिस्टम, अगर दो सिस्टम है उसका हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं U विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। उसके बाद हम ये डिफाइन करते हैं, अगर आपके n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उनकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, वो आपका आ जाएगा सबका सिग्मा कर देंगे, तो इसका इसकी वजह से, इसका इसकी वजह से, इसका इसकी वजह से, वो आपकी सबकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ना। पोटेंशियल जो है उसको हम कहते हैं कि आपका पर यूनिट चार्ज एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, वो आपका पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल हम कहते हैं एट अ पॉइंट इन अ फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आप 10 कूलम को उठा के लेके आए, जितना वर्क डन किया था उसको 10 से डिवाइड कर लो, वो पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय जितना चार्ज लेके आए। फायदा इसका ही होता है, इससे हमें भाव या रेट पता चल जाता है। जैसे हम हिंदी में जो रेट की बात करते हैं कि पेट्रोल का रेट पता है, आलू प्याज का रेट पता है, जितना लोग हैं उतने पैसे देने पड़ेंगे एक्चुअली। तो पोटेंशियल और फील्ड जो है वो आपका एनर्जी का और फोर्स का रेट है, उसका भाव है। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे आपकी फील्ड का इतना रेट है, जितना आपका चार्ज होगा उतना फोर्स हो जाएगा, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा। सेम आपको पोटेंशियल पता चल गया और आपको चार्ज पता चल गया, मल्टीप्लाई करके एनर्जी आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, ऑलराइट, इसको हम लिखते हैं, जो आपका V आएगा पोटेंशियल, उसको हम लिखते हैं टोटल वर्क डन डिवाइड बाय आपका चार्ज, या फिर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। यूनिट इसकी होगी आपकी जूल पर कूलम, बिकॉज जूल आपकी एनर्जी की एनर्जी की यूनिट,
और कूलम आपकी चार्ज हो गया, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। डायमेंशन इसके फिर ध्यान रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार इसके डायमेंशन पूछ लें, ठीक है। डायमेंशन ध्यान रखने होंगे, साथ के साथ एक सवाल तो आपका मेंस में डायमेंशंस का आ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपके डायमेंशन हो गए। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो उसकी वजह से पोटेंशियल आपका के क्यू बाई आर आता है। पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी जो फील्ड आएगी वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे इस तरह के बहुत कॉमन सवाल है जो हमें कहते हैं कि आपको एक नेट न्यूट्रल पॉइंट बताना है। न्यूट्रल पॉइंट बताने का मतलब ये है कि जैसे आपका न्यूट्रल पॉइंट ये है कि अगर आपके दो चार्जेस रखे हैं, मान लो Q1 और Q2, ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है वो पॉइंट बताओ जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो, यानी कि आपका फील्ड या फोर्स के लिए वैल्यू जीरो हो। वहाँ पे अगर कोई मैं एक्स्ट्रा चार्ज रख दूँ तो इसकी वजह से जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से अट्रैक्शन है वहाँ पे नहीं लगेगा, बराबर है, या दोनों की वजह से रिपल्शन है वो नहीं लगेगा, बराबर है। इस न्यूट्रल पॉइंट की जो खासियत है वो ये है कि इट इज़ ऑलवेज ऑन द लाइन जॉइनिंग, हमेशा लाइन जॉइनिंग पे होगा, छोटे वाले चार्ज ये बगल में होता है। और अगर यहाँ पे चार्जेस आपके दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, उस केस में हमेशा बीच में आता है। और वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर मान लो दोनों सेम चार्जेस है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, लेट्स से दैट मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो दिस इज द केस, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू आएगी छोटे वाले चार्ज के बगल में आएगी ना। छोटे वाले चार्ज के बगल में वैल्यू आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तो हम कर ही सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के फोर्स बराबर करें, इक्वेशन सॉल्व करें, ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, बट अगर फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। इसको हम कहते हैं Q1 बाई Q2 का रेशो +1, x को आप उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको न्यूट्रल पॉइंट जो है या आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यही चीज़ हो जाती है कि अगर आपके अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अज्यूमिंग आपका Q2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसके लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं Q2 डिवाइडेड बाय Q1 का अंडर रूट -1 कर दिया, पिछले वाले में +1 था, और इस बार आपका न्यूट्रल पॉइंट जो है वो बाहर आएगा, दोनों के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। आई एम श्योर जब थ्योरी पढ़ रहे थे लगभग एक क्लास इस पर निकल जाती है, बट आई एम श्योर ये चीज़ आपको याद है और डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जीरो पोटेंशियल आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो होगा। ये अभी हम फोर्स और फील्ड की बात कर रहे थे, अब हम कहते हैं पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होएगा ना। जब हम पोटेंशियल जीरो की बात करते हैं, HC वर्मा में इसके ऊपर सवाल दिए हुए हैं, पोटेंशियल आपका दो जगह जीरो आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल जीरो आने का मतलब क्या है कि ये आपका चार्ज Q1 या आपका चार्ज Q2, एक आपका चार्ज आपका जो इससे एक्सटर्नल चार्ज रखा है जिसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा वगैरह वगैरह, तो उसकी जो वैल्यू आती है, एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट आएगा, एक आपका इंटरनल पॉइंट आएगा। देयर विल बी 2 पॉइंट्स फॉर जीरो पोटेंशियल। इंटरनल पॉइंट के लिए इस बार आप यूज़ करेंगे Q1 बाय Q2 +1, और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए Q1 बाय Q2 -1, और ये दोनों ही आपके जो स्मॉलर चार्जेस हैं, तो Q2 का मैग्नीट्यूड अगर हमने माना है Q1 से ज़्यादा है तो स्मॉलर चार्ज के बगल में आएंगे, और ये दोनों की वैल्यू इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको इससे, ठीक है। तो अगर ये सवाल आए तो यहाँ तो आप अंडर रूट करते हैं, यहाँ पे आप अंडर रूट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके न्यूट्रल पॉइंट और जीरो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये इस पे सवाल आया तो 4 नंबर पक्के आने चाहिए अपने। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे इस तरह के स्नैरियो आते हैं, मैं आपके लिए FBD बना देता हूँ। इस तरह के स्नैरियो आते हैं कि आपका HCB में भी सवाल है, मेंस में भी आ चुके हैं, कि आपके एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया, एक्सटर्नल फील्ड दे दिया, दो पेंडुलम लटका दिए, और पहले तो ऐसे थे न्यूट्रल, उन दोनों को चार्ज दे दिया, वो ऐसे हो गए। अब जब वो चार्ज ऐसे हो गए तो उसके बाद अगर इसको गौर करोगे तो नीचे तो FBD बना के नीचे आपका फोर्स लगा mg, और ऊपर की तरफ जो आपका फोर्स हो जाएगा, तो नीचे तो आपका फोर्स लगा यहाँ पे mg, और ऊपर यहाँ पे टेंशन है, टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका T cos थीटा और T sin थीटा। ना अगर आपका इक्विलिब्रियम आ गया इसकी वजह से, तो आपका T sin थीटा QE के बराबर होएगा, T cos थीटा आपका इस mg के बराबर होएगा। सो इफ दैट इज द केस, आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स सवाल जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहा हूँ। तो उस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन है, एक ही चार्ज लगा रखा है, दो लगा रखे हैं, एक्सटर्नल फील्ड है, सो उस केस में सो दीज आर द इक्वेशन, सैम्पल इक्वेशन दैट यू कैन राइट। तो आपकी T sin थीटा ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आप T का मैग्नीट्यूड निकालना, स्क्वायर करके ऐड कर दो, एंगल की वैल्यू कोई पूछ ले तो डिवाइड कर देना, तो आप कहेंगे tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका QE डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। QE क्या होएगा, अगेन आपका Q जो होएगा, दो चार्जेस अगर हैं तो डिपेंड करेगा KQ बाई आर स्क्वायर पे, एक्सटर्नल फील्ड है तो आपकी Q एक्सटर्नल फील्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ऑलराइट। चलो ये tan थीटा हो गया, है ना।
नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हम मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बड़े अच्छे सवाल पूछे हुए हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने एक्सटर्नल लगा रखी है, उस केस में आपका फोर्स जो होएगा उसको आप लिखेंगे QE, और जो आपका एक्सेलरेशन होएगा उसको आप लिखेंगे QE विल, उसको आप मास से डिवाइड कर देंगे, फोर्स बाय मास, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में और आपके डायरेक्शन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों में कांस्टेंट चाहिए। तो अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो सिर्फ दो नेचुरल आपके पाथ पॉसिबल हैं, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला। ठीक है, सर्कुलर मोशन, एलिप्टिकल मोशन, कुछ भी होने के लिए आपको वेरिएबल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बट अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, तो उसके सिर्फ दो पाथ पॉसिबल हैं। जेई ने इसके ऊपर ही कई अच्छे सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उस केस में जो आपका पाथ होएगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, यही आपके दो पाथ पॉसिबल हैं अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो। नेक्स्ट बेटा एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं, 2020 में आपसे मेंस में पूछा गया। क्वेश्चन सेज चार्ज Q1 Q2 आर एट अ पॉइंट A एंड B। यहाँ पे हमने Q1 चार्ज रखा है, यहाँ आपने Q2 चार्ज रखा है। ठीक है, एट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल OAB, आपका OAB राइट एंगल ट्राइंगल है, सी फिगर। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस। तो आपकी जो रिजल्टेंट फील्ड है वो आपकी हाइपोटेन्यूस के परपेंडिकुलर है, प्रोवाइडेड Q1 Q2 का रेशो क्या होएगा ना। अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर ऐसे देखेंगे तो इसकी वजह से आपका ये x1 डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस है, और काम करते हैं इसमें, चलो ये रेड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से रिपल्सिव जो आपकी वो फोर्स लगेगा, या अगर फील्ड की वैल्यू देखोगे, इधर आपकी फील्ड की वैल्यू आएगी E1 और इसकी वैल्यू होएगी आपकी K Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसकी वजह से देखेंगे तो फील्ड इधर आएगी E2 और उसकी वैल्यू होगी K Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपकी इस फील्ड की वैल्यू होगी। ना अपने को एक कंडीशन दी हुई है कि आपकी जो नेट रिजल्टेंट फील्ड है, ठीक है, नेट रिजल्टेंट फील्ड वो इसके परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका ये 90 का एंगल बन रहा है। इफ़ दिस इज़ द केस, तो मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होएगा। ये आपकी जो ई नेट बनी है ये 90 माइनस थीटा होएगा, तो यानी कि ये वाला एंगल थीटा होएगा, ये वाला थीटा है तो 90 माइनस थीटा होएगा, तो इसकी वजह से ये वाला एंगल आपका फिर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो इसका जो इधर एक कंपोनेंट आएगा और इधर कंपोनेंट आएगा ना। इसमें अगर इक्विलिब्रियम है कि नेट फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब E1 का जो ये कंपोनेंट आएगा और E2 का जो ये कंपोनेंट आएगा, ये आपकी E1 है, E1 का जो कंपोनेंट इधर आएगा और E2 का जो कंपोनेंट इधर आएगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और आपकी नेट फील्ड इस तरफ है। सिंपल। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये E1 का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आपका आएगा E1 साइन थीटा विल बी इक्वल टू E2 का जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू E2 कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा। नाउ इसके बेसिस पे आप E1 की वैल्यू जो है उसको लिख सकते हैं। E1 विल बी इक्वल टू K Q1 डिवाइडेड बाय x1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा विल बी इक्वल टू E2, ये बन जाएगा आपका K Q2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। नाउ के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमें Q1 Q2 का रेशो बताना है, तो Q1 Q2 ले आते हैं इस तरफ, तो ये आ गया आपका Q1 डिवाइड बाय Q2 विल बी इक्वल टू, ये बना आपका x1 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो कॉट थीटा आ गया। नाउ कॉट थीटा के लिए अब इस ट्राइंगल पे वापस चलते हैं। तो ये आपका एंगल थीटा है। कॉट थीटा अगर टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा x1 बाय x2, कॉट थीटा x2 बाय x1। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा होएगा आपका x2 डिवाइडेड बाय x1। तो ये आपका एक x2 और x1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपका डिजायर्ड Q1 Q2 का रेशो है वो आ गया x1 डिवाइडेड बाय x2। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। मुश्किल नहीं है, पर आपको सिर्फ ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। हालाइट ऐसे बढ़ते हैं आगे। हालाइट आगे बढ़, आंसर इसका 3 आया था अपना, वेरी नाइस।
अगला सवाल आपके लिए फिर 4 नंबर के लिए 2020 के मेंस के सवाल का क्वेश्चन से 10 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर, उसके ऊपर आपने 10 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, 10 चार्जेस विद कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन। और 10 चार्जेस ऐसे हैं, तो जैसे 360 का आपका गोला होता है, 36 के एंगल पे हमने चार्जेस रखे होंगे, तभी उनका सेपरेशन बराबर है। और हमें दिया हुआ है ऑल्टरनेट चार्जेस 135, ऑड नंबर वाले जो है 13579 हैव पॉजिटिव क्यू चार्ज वाइल 2468 हैव माइनस क्यू चार्ज। तो उनका 2468 वाले नेगेटिव चार्ज है, वो ऑड नंबर वाले पॉजिटिव चार्ज हैं। हमें बताना है पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होएगा। नाउ सिनेरियो ये है कि यह आपका गोला, और इस गोले पे 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही बने। 36 का एंगल नहीं आया, फिर इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। एक, समथिंग लाइक दिस। हमें यहाँ बताना है सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा और सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ना ये चार्जेस रखे हैं यहाँ पे, इसको अगर मान ले 1 3 वो कहा है, तो यहाँ पे आपका Q Q Q Q Q, ये तो 5 आपके हो गए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसके बाद हमने जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ रख दिया है -Q वाली। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो एक चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल आता है KQ/R। ना यहाँ पे R सबका सेम है, तो जो इवन नंबर के चार्जेस रखे हुए हैं, जो आपके पॉजिटिव नंबर के चार्जेस है, उनकी वजह से आएगा 5 टाइम्स KQ/R। नेगेटिव वालों की वजह से आएगा -5 KQ/R। तो आपका जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू 0। इस सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स 2 और 3 में से कोई एक राइट आंसर है। ना यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इधर आएगी, और इस चार्ज की वजह से तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 36 के एंगल में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही होगी सारे चार्जेस की वजह से। तो ये वाला, तो उस वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है सिमेट्री से, वो भी आपकी 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक हटा दें या कुछ और कर दें तो कहानी सेपरेट होती, बट पोटेंशियल आपका 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे आपकी फॉर द सिंपल रीजन सिमेट्री की वजह से 0 हो जाएगी। हैंस ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया। ऑलराइट, अच्छा आंसर इसका 3 है, अपना भी आंसर आया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से या इन्फानाइट से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे या फिर इन्फानाइट पे टर्मिनेट होती है, इसको ध्यान रखना। तो आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव एज इन इन्फिनिटी पे जाके और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होएगी। तो ये वाली लाइन्स आपकी नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही है, कोई एक ऐसी होएगी जो जहाँ जाके आपकी इन्फानाइट पे भी टर्मिनेट होएगी। ओरिजिनेट आपकी कहाँ होती है, या तो इन्फानाइट से ओरिजिनेट होएगी या फिर पॉजिटिव से आपकी ओरिजिनेट होएगी और टर्मिनेट नेगेटिव पे या इन्फानाइट पे टर्मिनेट होएगी, ठीक है। टेंजेंट, अगर कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ पे सवाल बनते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप मेंस का पेपर देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ पे सवाल बहुत कॉमन है। और टेंजेंट अगर कभी भी ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें फील्ड की जो डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। मैग्नेटिक फील्ड में हम ऐसी बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन देती है, फोर्स की नहीं, फोर्स के परपेंडिकुलर आएगा। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट आपको फील्ड और फोर्स दोनों की डायरेक्शन देगी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। और कभी भी हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी जिस भी जगह पे डेंसिटी हाई है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी हाई है। इंटेंसिटी हाई है मतलब डेंसिटी हाई है, राइट। दे नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। तो कभी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बिकॉज उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड आपकी जो होगी उसमें क्लोज लूप में वर्क डन 0 हो जाएगा। इस वजह से हमें कहते हैं कि फील्ड लाइन आपकी दे नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना।
फाइनल पॉइंट यहाँ पे हम कहते हैं नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एट अ पॉइंट। एक एडवांस का एक बहुत बढ़िया सवाल सिर्फ इस लाइन के ऊपर बेस्ड था। जिनको ये लाइन क्लियर थी वो ही उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाए कि नंबर ऑफ लाइंस जो ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है या इस बात पे डिपेंड नहीं करती, वो इस बात के प्रोपोर्शनल होती है कि चार्ज कितना है। तो अगर आपका 5 कूलम का चार्ज है, उससे मान लो हमने 4 लाइनें दिखाई, 10 कूलम का चार्ज है, उस पर आपकी 8 लाइनें हो बननी चाहिए। आइडियली दिस व्हाट वी से, दिस हाउ वी शुड ड्रॉ। ठीक है। एक और चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो है कि एट अ पॉइंट अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, दिस इम्प्लाइज वहाँ पे फोर्स भी जीरो होएगा। किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है, क्लियरली इट मीन्स वहाँ पे आपका फील्ड भी जीरो होएगा। तो फोर्स और ये देखो हैंड इन हैंड, तो जहाँ फील्ड जीरो वहाँ फोर्स जीरो, जहाँ फोर्स जीरो वहाँ फील्ड जीरो। हालांकि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि आगे बढ़ते बेटा, इसी में आगे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्नैरियोज़ हैं। ठीक है, सारे स्नैरियोज़ को मैंने यहाँ पे आपके लिए समराइज़ कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लास में हम डिराइव करते हैं, बट आपको इनका रिजल्ट अभी के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, हम कहते हैं लाइन चार्ज है जिसका ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। तो इस केस के लिए जब लाइन चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू आती है आपकी साइन अल्फा साइन बीटा, दूसरे वाले में आता है आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और इसी का पोटेंशियल जो होता है वो ये रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपकी लाइन की बात करें, यही अगर आपकी इन्फानाइट लॉन्ग हो जाए तो उस केस में अल्फा और बीटा आपके दोनों 90-90 एंगल हो जाएगा कि इतना और इतना ऐसा आपको देखना पड़ रहा है, तो यह एंगल आपका 90 हो गया। दैट इज़ द केस, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 के लैम्डा बाई आर हो जाती है, और आपकी पोटेंशियल जो है ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा बाई अगेन वो आ जाएगा, अरे जहाँ पे भी 2 पाई एप्सिलॉन हो तो ध्यान रखना वहाँ पे k है आपका। ठीक है, तो ये k लैम्डा बाई 2 लॉग ln r हो जाएगा आपका। हालांकि इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अगर आपकी रिंग है, रिंग की अगर बात करोगे, रिंग के एक्सिस पे ये रिजल्ट आपको कंटस्ट होना चाहिए, के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आपकी वैल्यू होगी। और अगर इसका आप पोटेंशियल देखेंगे तो ये आपका पोटेंशियल आता है के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम हॉल में डिराइव करोगे टाइम लग जाता है, पर रिजल्ट याद होगा, डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कुछ इस प्रकार करके आपका ग्राफ बनता है ऐसे, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, आई एम श्योर ये डेटा आपको याद होगा, r/√2 और माइनस r/√2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। कितनी आती है इसे कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, नीचे 3√3 का फैक्टर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर आर्क की। सर्कुलर आर्क हुआ कि ये आपकी अगर आर्क है और इस आर्क को आपने मान लीजिए क्यू चार्ज दिया हुआ है, उसका एंगल यहाँ पे अल्फा है। सो दिस इज द केस, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी तो उसको आप लिखते हैं 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। और इसी का अगर पोटेंशियल लिखना हो तो इसी का जो पोटेंशियल आता है उसको आप लिखेंगे के क्यू बाई आर। तो इसका सिंपल सा पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाता है, डजेंट मैटर, है ना, वाला ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो ऑलराइट आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है, आपका सिलेंडर है, रिजल्ट आपको ग्राफ आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सिलेंडर है तो अगर तो आपका कंडक्टिंग सिलेंडर है तो ई इनसाइड जीरो होएगा। इनसाइड जीरो इसको हम गॉस लॉ से प्रूव करते हैं कि अगर आपका ई इनसाइड जीरो, आपका क्यू इनसाइड जीरो है तो खैर ई इनसाइड जीरो हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपका सिलेंडर है अंदर वाले इस पे, तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपकी वैल्यू देखोगे तो ये आपकी जो वैल्यू है ये स्ट्रेट लाइन आती है, आर के प्रोपोर्शनल होती है, दिस प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर आपका 1/r² से वेरी करती है। और अगर आपका ये कंडक्टिंग है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी, नॉन कंडक्टिंग में अंदर 1/r पे सॉरी बाहर 1/r² पे, r² ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया r, और अंदर आपकी 1/r से प्रोपोर्शनल होती है, रिजल्ट ध्यान रखना है। हालांकि नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी डिस्क है, डिस्क के केस में ये आपका अच्छा मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं हम, एप्सिलॉन डिवाइड बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा की अगर वैल्यू देखोगे तो इसका रेडियस मान लो a है या कैपिटल R है या आपका छोटा r है, कॉस थीटा होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो वैल्यू होती है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, याद रहना आसान हो जाता है। इसी को अगर हम इन्फानाइट शीट देखेंगे, इन्फानाइट शीट का मतलब क्या है कि अब आपका थीटा 90 हो गया, अब थीटा 90 हो गया, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो गई, और आपकी इन्फानाइट डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन हो जाती है अगेन। ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो आपकी वैल्यू हो जाती है सिग्मा r/2 एप्सिलॉन।
है। हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो हेमिस्फेयर है, डेरिवेशन है, मेंस में इसकी कोई बात करता नहीं वैसे, बट कोई बुराई नहीं है, रिजल्ट याद रह जाए तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। तो आपका हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया, सेंटर पे उसका आपको पोटेंशियल बताना है, फील्ड बतानी है, उसकी हम बात करेंगे, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन ये हो जाएगा। ऑलराइट, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है, इसकी बात कर रहे हैं। या मेंस में इसके ऊपर डेरिवेशन करवा लेते हैं कई बार, एडवांस में तो काफ़ी लाइकली है आपसे अच्छे से ऐसे करके वो आपको इंटेंसिटी उसकी या वो जो चार्ज डेंसिटी है उसको वेरिएबल देके हम वहाँ से डिराइव करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है, जिसको हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर कहते हैं, मतलब चार्ज आपका आटे में जैसे नमक डाल के गूंद लेते हैं तो नमक का पूरे में फैला हुआ है, उस प्रकार गोले में पूरा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगी वो आपकी आर के प्रोपोर्शनल होती है। अगेन वही वाला रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड जो है वो आपकी फिर 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी। इस डायग्राम को ध्यान रखना, ग्रेविटेशन में ये सेम डायग्राम दोबारा आता है, ठीक है। ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, मैं कहूँगा इलेक्ट्रो में पढ़ा था तो यही डायग्राम दोबारा वहाँ पे इस्तेमाल होएगा, बिकॉज अर्थ को हम यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फेयर मानते हैं, नॉन कंडक्टिंग, है ना। पोटेंशियल देखोगे तो ये आपका पोटेंशियल ऐसे वेरी करता है, इस पॉइंट को आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो आप अगर आउटसाइड की बात करेंगे 1/r², आउटसाइड आपका पोटेंशियल kq/r, ये ऐसे वेरी करेगा सरफेस पे, क्या क्योंकि r की वैल्यू, छोटे r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, तो kq/r², और वाला आपका kq/r हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे अब इनसाइड की, तो ये इनसाइड का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू आएगी kqr/r³, या फिर इसकी एक और वैल्यू आती है E इनसाइड जो है उसको आप लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू लेट, उसको आप लिखते हैं सिग्मा r/3 एप्सिलॉन, राइट, नहीं रो r/3 एप्सिलॉन, रो है ना डेंसिटी इसकी, अफो इरेजर, हाँ उसको लिखते हैं बेटा आप रो r/3 एप्सिलॉन, ये आपकी डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। तो इनसाइड आपकी डेंसिटी होएगी, और इसको भी वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, एक और जो आखिरी चीज़ है इसमें वो ये है कि सेंटर पे पोटेंशियल और सेंटर पे फील्ड का ध्यान रखना। सेंटर पे आप अगर फील्ड देखेंगे तो सेंटर पे फील्ड की वैल्यू आपकी 0 होएगी, और अगर सेंटर पे आप पोटेंशियल देखेंगे तो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होएगा। तो अगर आप देखोगे सेंटर पे पोटेंशियल जो है इस फॉर्मूले से देखेंगे तो ये आपका ब्लैक शीप फॉर्मूला है, बाकी सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूले, एक फॉर्मूला जो बड़ा गड़बड़ सा है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है उससे अगर आप उसमें इसकी वैल्यू 0 रख देंगे तो आपकी सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू 3/2 टाइम्स आती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा स्फेरिकल शेल की। स्फेरिकल शेल यहाँ पे मैं टर्म यूज़ करते हैं स्फेरिकल शेल, बट ये आपका इसको जो टेक्निकली जो हम बात करते हैं तो दिस कैन बी हॉलो कंडक्टिंग, दिस कैन बी हॉलो नॉन कंडक्टिंग, और दिस कैन बी सॉलिड कंडक्टिंग। तो आपका ये जो स्फेयर है ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, जैसे आपका गोलगप्पा होता है वो पानी पता से हम खाते हैं, तो वो वाला स्फेयर है, हॉलो है और आपका नॉन कंडक्टिंग है। हॉलो कंडक्टिंग भी हो सकता है, या फिर सॉलिड नॉन या फिर सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है। इन सारे केसेस में चार्ज आपका सरफेस पे ही है। इफ दैट इज द केस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा यहाँ पे आपकी इनसाइड आउटसाइड तो 1/r² से वेरी करेगी, इनसाइड आपकी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाएगा kq/R, ठीक है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। इसके ऊपर काफ़ी सवाल बनते हैं और स्टूडेंट अक्सर मैंने कंफ्यूज देखे, सो लेट्स स्पेंड सम टाइम हेयर। तो ये अगर मान लीजिए आपका स्नैरियो है कि यहाँ पे आपका 3 अलग अलग गोले, या हम उसकी बात कर रहे हैं कि अंदर सेंटर पे आपका एक चार्ज रखा है, QB और QC आपके इस सरफेस को आपने चार्ज दे रखा है, और मान लीजिए यहाँ पे किसी एक सरफेस का हमें पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। सो लेट्स पिक एनी सरफेस। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूँ लेट्स से VA का, तो A का अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो तो उस A के पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, अब इस वाले यहाँ पे जो सेंटर पे आपका मान लीजिए Q1 चार्ज रखा है या QA चार्ज रखा है, उसको देखेंगे तो अपनी वजह से अपनी सरफेस में जो पोटेंशियल लिखेंगे उसको आप लिखोगे KQ1, अगर वहाँ Q1 या QA चार्ज है, डिवाइडेड बाय A, प्लस बाकी जो QB है उसके लिए इनसाइड पॉइंट है ना, इनसाइड पॉइंट पे आपका पोटेंशियल उसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू KQB डिवाइडेड बाय B, प्लस लिखेंगे आप KQC डिवाइडेड बाय C, बिकॉज इसका जो रेडियस है C उसके लिए वो इनसाइड पॉइंट है, और आपके कंसेंट्रिक जो आपका शेल है उसके लिए जो सरफेस का पोटेंशियल है वही आपका इनसाइड पोटेंशियल होएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट VA। किसी एक का और लिख लेते हैं, लेट्स से VB का भी लिखना है आपको। तो VB का पोटेंशियल अगर आपको लिखना है तो B पॉइंट पे या इस सरफेस के लिए जब आप पोटेंशियल लिखेंगे
तो लिखेंगे के क्यू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस के क्यू बी डिवाइडेड बाय बी प्लस के क्यू सी डिवाइडेड बाय सी। फॉर द सिंपल रीज़न, इसके लिए बाहर वाली सरफेस के लिए वो इनसाइड पॉइंट है और इसका सरफेस है और इसका आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट पोटेंशियल। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी कॉमन सा सवाल है। हम ये कहते हैं कि मान लो ये सिनेरियो है और इस सिनेरियो में इसको पकड़ के मैंने अर्थ कर दिया, है ना, इसको पकड़ के मैंने कहा कि इसको हमने ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया। तो ग्राउंड करने का पर्पस, जब भी हम ग्राउंड करते हैं, इसको ऐसे देखना, उस केस में जब भी हमने ग्राउंड किया है तो ग्राउंड करके अपना चार्ज जीरो नहीं होता है, उस केस में हमारा पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि मान लो हमने बी को इसको ऐसे ग्राउंड किया था, इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, तो उस केस में इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो कर देंगे आप, और फिर इसमें जो भी चार्ज दिया हुआ है कितना होएगा वगैरह वगैरह वो हम सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आप किसी भी चीज़ को ग्राउंड करेंगे तो उसका चार्ज जीरो नहीं होता, उसका हम पोटेंशियल जीरो करते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल की। तो आपका फील्ड और पोटेंशियल है, तो फील्ड आपका फोर्स का भाव हो गया और पोटेंशियल आपका एनर्जी का भाव हो गया, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है? तो बड़ा ही सिंपल सा वो है, ई को हम लिखते हैं माइनस डी वी बाई डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसकी वजह से आपके और हमारे घरों में ये बिजली आ रही है। इस रिलेशन की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पता चलेगा, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पूरी कहानी पहले सेमेस्टर से लेके आखिरी सेमेस्टर तक, ठीक है, इसके ऊपर चलती है। ई इज इक्वल टू मतलब और भी बहुत कुछ होता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ई इज इक्वल टू हम लिखते हैं इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन वो करके हम लिखते हैं डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, आई कैप जे कैप, और डेल वी बाय ये आपका जेड आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस शुड बी जेड, ठीक है, डी वी बाय डी जेड के कैप, ये आपका पोटेंशियल आप ऐसे लिखेंगे। नाउ इसी को अगर हम ई दिया हुआ और वी निकालना है तो आप क्या करेंगे, डी वी इज इक्वल टू माइनस टाइम से, माइनस का ध्यान रखना, माइनस टाइम आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आर आएगा ये, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है। इसके ऊपर चलो अभी सवाल सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। ऑन अ कंडक्टर, एक और इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए डेटा है कि जब भी हम एक कंडक्टर की बात करते हैं तो राइट आउटसाइड, उस कंडक्टर के बिल्कुल बाहर, अगर आप बात कर रहे हैं कि उस कंडक्टर के बिल्कुल बाहर फील्ड कितनी होएगी, वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इन्फानाइट के बाहर अगर आप फील्ड देख रहे हैं, इन्फानाइट प्लेट है, उसके दूर कहीं भी देखेंगे जब तक वो इन्फानाइट फील्ड रहती है, उसको हम कहते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जस्ट राइट आउटसाइड आपकी फील्ड अगर कैलकुलेट करनी हो या बतानी हो, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो चार्ज की वजह से ये आएगा। फोर्स की वैल्यू आती है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी ए, और जो आपका प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू आपका जो चार्ज दिया है, तो एक सोप बबल है, उसके ऊपर आपने चार्ज दे दिया ना, उसको जैसे आपने चार्ज दिया है वो हल्का सा, बिकॉज आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है चाहे नेगेटिव चार्ज दिया, हल्का सा सारे मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन आ गया। इतना नहीं है कि उसे फोड़ दे, पर हल्का सा रिपल्शन आ गया, तो उस वजह से उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और एक्सेस प्रेशर जो हम सरफेस टेंशन में कैलकुलेट करते हैं, उसमें ये फैक्टर आप ऐड कर देंगे, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एक्सेस प्रेशर ऐड हो जाता है। आई होप ये चीज़ें आपकी अच्छे से रिवाइज हुई हों। इसमें अगर कोई डाउट है सो डू लेट अस नो। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना कि आपका जो सरफेस पे चार्ज जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। नाउ इसका मतलब क्या है कि जो आपकी शार्प एजेस होंगी वहाँ पे आपके चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम अपनी मशीनों में, स्पेशली हैवी मशीनरी में, अवॉइड करते हैं कि आपका उनका शेप राउंड बनाया जाए, वहाँ पे शार्प एजेस ना हो। जो ट्रक आपके पेट्रोल का टैंक लेके वो सब चलते हैं, वहाँ पे कोशिश करते हैं उनका शेप ऐसे बनाया जाए, हाइड्रोलिक रीज़न भी है उसके, बट एट द सेम टाइम उनका शेप ऐसे बना के रखते हैं कि उनके ऊपर शार्प एजेस ना हो, सो दैट आपका चार्ज की वजह से स्पार्किंग ना हो जाए। राइट, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो आगे सवाल सॉल्व करते हैं। आपके मेंस का सवाल है, क्वेश्चन सेज अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 concentric conducting thin spherical shells of radii कैपिटल R एंड R, जिसमें हमें R की वैल्यू ज़्यादा दी हुई है। इफ़ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द 2 shells आर इक्वल, अगर उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर बताना है क्या होएगा। नाउ सिनेरियो अपना ये है कि ये आपका एक गोला, ये आपका 2 गोला, ये कॉन्सेंट्रिक आपके 2 सरफेसेस हैं। इसका रेडियस आपका छोटा r और इसका रेडियस आपका बड़ा r, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, 2 चार्ज में Q1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन सच अ वे
कि आपकी यहाँ जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई और यहाँ जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, उन दोनों की वैल्यू बराबर है। और एट द सेम टाइम वो आप हमें ये बताना है कि सेंटर जो आपका ये ओ सेंटर है मान लीजिए, उस सेंटर पे पोटेंशियल क्या होएगा। ना अगर इसको हम यहाँ पे देखें Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ना उसकी वजह से ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और अगर यहाँ देखेंगे हमें दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर है, यानी कि आपका सिग्मा 1 जो है उसको आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q1 डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया, उसका क्योंकि आपका स्फेयर है तो उसका सरफेस एरिया आप लिखेंगे 4 पाई छोटे आर का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू सिग्मा 2, उसकी वैल्यू हो गई आपकी Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई बड़े आर का स्क्वायर, यानी कि आपका Q1 डिवाइडेड बाय Q2 जो है, अगर हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आपके Q1 Q2 की वैल्यू हो गई। ना इसको अगर हम वहाँ पे इंसर्ट कर दें तो दिस मीन्स हम इसको लिख सकते हैं इसको ये काम करते हैं, Q2 को ले जाएं तो Q1 विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Q2। यहाँ पे अगर इंसर्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी Q2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। नाउ Q2 अगर कॉमन ले लें और चल कर ही लेते हैं तो ये बना आपका Q2, इसको 10 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वैल्यू बनी है आपकी Q2, यह है आपका 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q। और इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर एलसीएम आएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी, दिस इम्प्लाइज आपका Q2 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपकी Q2 की वैल्यू हो जाएगी। नाउ Q1 को इसमें से आप Q में से माइनस कर देंगे तो आपका जो सिमिलरली इन दोनों का Q1 Q2 का रेशो है उससे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपकी Q1 की वैल्यू हो गई। नाउ अगर अब यहाँ पे हम दोनों का सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो सेंटर पे जो आपका पोटेंशियल आएगा V दैट विल बी इक्वल टू K Q1 बाय R, ये तो आपका इस पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आया, प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R और डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल आएगा। और यहाँ पे Q1 Q2 की अगर हमें वैल्यू रख दें तो जब आपने Q1 की वैल्यू रखी इसको आप R से डिवाइड करेंगे तो जो V है उसकी वैल्यू आ जाएगी R से डिवाइड होके ये बनेगा Q R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस Q2 को जब आप इसको R से डिवाइड करेंगे तो एक R कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका Q R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ना इफ दैट इज द केस QR अगर आप इसमें से कॉमन ले लेंगे सो ऊपर बचेगा R प्लस R, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। सो आपका सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा। तो अगेन यहाँ से कई बार होता है थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ओवरऑल मुश्किल नहीं है बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। राइट, आंसर इज 3। नेक्स्ट सवाल है आपका, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप। इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 50 वोल्ट, हमें दिया हुआ है पोटेंशियल ओरिजिन पे 50 वोल्ट है, हमें बताना है V 2,3 पे क्या होएगा, 2,3 पे V की वैल्यू हमें बतानी है नियरेस्ट इंटीजर में क्या होगी। ना यहाँ पे अगर हम इनका रिलेशन यूज़ करें तो हमें बात पता है कि डेल्टा V जो है उसको आप लिखते हैं माइनस E डॉट डी आर, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होएगी। ना इसके लिए हम लिखेंगे डेल्टा V यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स E को आप इस पर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका 2x dx और x की वैल्यू आपकी जा रही है ओरिजिन से, अगर आपकी वैल्यू दी हुई है 0,0 और अब फाइनल वैल्यू आपकी 2 है तो x की लिमिट आपकी 0 से 2 हो गई, प्लस आएगा आपका 3 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy और आपकी लिमिट 0 से 3 हो जाएगी बिकॉज आपका y जो है 3 तक जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो v फाइनल है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है माइनस v इनिशियल 50, इनिशियल आपको ओरिजिन पे v की वैल्यू 50 दी हुई है, विल बी इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे x का इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, मैं 2 यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये माइनस बचेगा एक्स स्क्वायर वैल्यू 0 से 2 प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका आएगा y क्यूब बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे y क्यूब और वैल्यू, अच्छा ये दोनों के साथ माइनस आएगा, ये वैल्यू होगी 0 से 3।
राइट। 50 को उधर ले जाएं, वी की वैल्यू आ जाएगी, वी विल बी इक्वल टू 50 माइनस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर, 2 की वैल्यू रखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27। तो 50 में से अगर आप 31 माइनस कर रहे हैं तो वो आपकी V की जो फाइनल वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 19 वोल्ट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, इंटीजर वैल्यू आपकी 19 आ जाएगी। ठीक है, सो दैट शुड बी आवर फाइनल आंसर, 19 इज आंसर। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ में आई आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करते हैं यहाँ पे वो है आपका डाइपोल। ना डाइपोल क्या होता है? डाइपोल आपके दो कोई भी सिमिलर चार्जेस, जिनका छोटे चार्जेस, ठीक है। डाइपोल एक्चुअली जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? डाइपोल आपका कोई भी आयनिक बॉन्ड जब बनता है, NaCl या कोई भी आपका बॉन्ड बन रहा है, वो एक्चुअली आपका डाइपोल है। तो कण कण में है डाइपोल, कहीं भी आप देखेंगे आपको डाइपोल, आप पूरी दुनिया ये कह सकते हैं कि डाइपोल से बनी हुई है। बॉन्ड जो आपका बन रहा है आयनिक बॉन्ड, तो आपका एक प्लस और माइनस के दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आ गए एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपके दो चार्जेस हैं, और डाइपोल फिजिक्स में हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सवाल, इसके ऊपर गड़बड़ कराते हैं कई बार लोग। फिजिक्स में हम ऐसे कहते हैं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू, यह आपके डाइपोल की डायरेक्शन है। केमिस्ट्री वाले उल्टा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले प्लस से माइनस लेते हैं, वी हैव नो आइडिया वाई, बट दिस इज द राइट थिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट एवरी फिजिक्स टीचर सेड। तो ये बेटा ये आपका डाइपोल है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ पे 2L है, तो डाइपोल को आप लिखेंगे Q2L, कि D है तो आप लिखेंगे डाइपोल विल बी QD। डाइपोल मोमेंट आपका मेजर है कि आपकी डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है, तो Q और L के उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगेन स्टैंडर्ड, इसको डिराइव करने में हम टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपका एक्सियल पॉइंट है उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, वो आता है आपका 2 kp/r³, पोटेंशियल आएगा आपका kp/r²। इक्वेटोरियल पॉइंट है, वहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो रहता है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये अगर आपका डाइपोल है तो यहाँ पे आपका एक्सिस आएगा, यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट आएगा, E की वैल्यू kp/r³, और यहाँ पे आपका V जो है पोटेंशियल आपका जीरो हो जाता है। जनरल पॉइंट पे देखेंगे, किसी यहाँ थीटा एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ थीटा एंगल की बात करेंगे तो ये वैल्यू आती है, इसको ध्यान रखना, ये बनेगा आपका k, ये आपका k है, kp/r³ 3 cos² θ+1। मैं चाहूँगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बहुत काम आता है ये आपका। और एंगल जो बनेगा ये E और P, थीटा प्लस अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू होती है tan अल्फा विल बी इक्वल टू हाफ tan थीटा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो वर्क डन आपका होता है PE cos θ1 से θ2। अगर आप θ1 से θ2 इन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर आप डायपोल को ऐसे घुमा रहे हैं तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको आप लिखेंगे माइनस PE cos θ, या फिर इसको P डॉट ई लिखते हैं हम। ठीक है, माइनस टाइम्स P डॉट ई आपकी पोटेंशियल आएगी। इक्विलिब्रियम अगर देखोगे तो हम कहते हैं व्हेन थीटा जीरो पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे रखा हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा। ऐसे लेके जाओगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होएगा, तो आपका SHM इसके अबाउट होता है। ठीक है, ये आपका डाइपोल है। टाइम पीरियड कभी निकालना पड़े तो फॉर्मूला ध्यान रखना, T इज इक्वल टू 2π√I/PE होता है। जब मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे उसमें सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे E की जगह आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वगैरह वगैरह। विल टॉक अबाउट इट व्हेन विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो F net जो आता है, ठीक है, उसका होएगा आपका P dE/dr। ये आपका dE/dr आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे आपका नेट फोर्स आएगा। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म में तो सारी बातें हो गई, बट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आप ऐसे F net की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है आपका, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो है, जो एक्चुअल वर्ड देखोगे फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब ये है कि फ्लक्स आपका मेजर होता है। फ्लक्स को हम कहते हैं कितना आपका प्रवाह है, कितना आपका बहाव है, उसको आप फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पे हम कहते हैं कितना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फ्लो कर रही है। और फ्लक्स एक्चुअली आपका ये भी मेजर करता है कि कितनी एनर्जी उस एरिया से बह के जा रही है। तो फ्लक्स अगर जीरो, एनर्जी फ्लो जीरो, फ्लक्स ज़्यादा है तो एनर्जी वहाँ से ज़्यादा फ्लो कर रही है। ठीक है, यूनिट आपकी फ्लक्स की हो जाएगी वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको ध्यान रखना। और फ्लक्स हम ऐसे जो कैलकुलेट करते हैं हम उसको कहते हैं इंटीग्रल है आपका E.D है। गॉस गेव हिज लॉ, वो कहता है टोटल फ्लक्स जो है फ्रॉम अ क्लोज सरफेस। नो, ए क्लोज सरफेस एक्चुअल सरफेस भी हो सकती है, ये हमारी बनाई मन गढ़ंत सरफेस भी हो सकती है। हमने कैलकुलेट करने के लिए अपने मर्जी से एक सरफेस बना ली। इवन इफ दैट इज द केस, तो आपका जो टोटल फ्लक्स है E.D है, वो आपका Q एनक्लोज बाय 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के प्रोपोर्शनल या उसके इक्वल होता है।
ठीक है, ध्यान रखना इसको हमेशा, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन ये आपका टोटल फ्लक्स वो देगा आपको। अरे बेटा चलो इसके ऊपर एक सवाल सॉल्व करते हैं। आपके जेईई में 2020 का सवाल है। क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैव डाइपोल मोमेंट, आपको ये दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू पी आई कैप एंड P2 इज इक्वल टू माइनस पी आई कैप, हेल्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ए, आपके ए डिस्टेंस पे रखे हुए हैं फ्रॉम ईच अदर, व्हेन रिलीज दे मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद द डायरेक्शन ऑफ देयर डायपोल मोमेंट रिमेनिंग अनचेंज। वो ऐसे मूव करते हैं कि वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहे, उनकी डायरेक्शन जो है वो वैसे ही रहती है, अलाइन रहते हैं उसी डायरेक्शन में। इफ मास ऑफ ईच डायपोल इज m, आपका हर डायपोल का मास अपने को m दिया हुआ है, देयर स्पीड व्हेन दे आर इनफाइनाइटली अपार्ट इज, ठीक है, वो उस टाइम पे वेलोसिटी बतानी है जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाए ना। कुछ बेसिक्स देखना, अगर हम डायपोल की बात करें, पहला डायपोल आपका बना हुआ है ऐसे, और ये बात अपने को पता है पी आई कैप दिया हुआ, और ये बात अपने को पता है कि इसका मतलब है यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज होएगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होएगा, तभी आपका डायपोल पी आई कैप ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा डायपोल दिया हुआ है माइनस पी आई कैप, यानी कि वो ऐसे रखा हुआ है डायपोल, और उसका यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है। नाउ इस वजह से इसका जो माइनस पी आई कैप ये वाली आपके डायपोल की डायरेक्शन होगी। नाउ अब इसको देखना दोनों को, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों क्योंकि ऐसे रखे हुए हैं तो नाउ दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर ये उल्टा रखा होता तो दे वुड हैव अट्रैक्टेड ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ भागते। कई बार स्टूडेंट जो क्लास में इस बात पे कई लास्ट से डाउट पूछा लोगों ने, सर आपको कैसे पता कि ये दूर भाग रहे हैं? अगर हम इस इनफाइनाइटली फार अपार्ट पे ध्यान ना दें तो फिर आपको कैसे पता कि वो ऐसे नहीं जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं? मुझे ये बात डायरेक्शन से पता है, बिकॉज ये ऐसे लगा रखे थे हमने। ठीक है, अब इसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस आपको a दे रखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है, यहाँ पे आपका नॉन कंजर्वेटिव सूडो फोर्स का वर्क डन 0, तो आप बड़े प्यार से यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये एनर्जी ऐसे लिखी जाएगी। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी 0, और पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने पढ़ी थी, ये होती है माइनस टाइम्स पी डॉट ई। इसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे और उसको इसके डायपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2k p बाय ए क्यूब, इनके बीच का डिस्टेंस a है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मल्टीप्लाइड बाय p। ठीक है, एक्चुअली इसको हम p स्क्वायर कर देंगे तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जब वो इनफाइनाइट पे चले गए तो आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो एक डायपोल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब दोनों की आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो हाफ एम वी स्क्वायर बस एक का रखते हैं, बट 2 डायपोल हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनफाइनाइट दूर पे हो गए वो 0 हो जाएगी। दैट्स इट, ये अपने को फाइनल वैल्यू दे देगा। सो यहाँ पे अगर हम लिखें v की वैल्यू जो आ जाएगी वी स्क्वायर, जो आपका वी स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 4kp स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ गया ये m और a क्यूब, ये आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ पे कोई 4 ऑप्शन आपको एप्सिलॉन की टर्म में दे रखे हैं तो k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देते हैं और आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर v जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में k की जगह हमने लिख दिया 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका पाई एप्सिलॉन, और ये हो गया आपका ऊपर p स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे आया ma क्यूब। नाउ 4 ऑप्शन में उन्होंने p और a भी बाहर लिया हुआ है, तो एक p स्क्वायर a स्क्वायर को बाहर ले आते हैं, ये आ जाएगा आपका p बाय a अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन ma। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 ये अपना राइट आंसर होएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। इलेक्ट्रोस्टैटिक लंबा है चैप्टर, मुश्किल नहीं है, और मेंस में इसके सवाल अच्छे से आते हैं, तो आप इसको अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिएगा। फॉर्मूला एक बार वो देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई सारी, एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट। राइट, अब नया सेक्शन चालू करते हैं बेटा। इसको कहते हैं बहुत ही प्यारा और अच्छा चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन, और इलेक्ट्रोस्टैट का 50% तो रिपीट टेलीकास्ट है यहाँ पे, तो उस हिसाब से अगर आपको इलेक्ट्रो के फॉर्मूले आते हैं, ग्रेविटेशन के मोर देन 50% फॉर्मूले आते हैं, ग्रेविटेशन के आते हैं, आपको इलेक्ट्रो के 50% फॉर्मूले आराम से वहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा।
तो इस वजह से इस पर स्पीड अपनी बढ़ जाती है, ठीक है। और नहीं आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें आपके मेंस के एग्जाम में एक सवाल पक्का आ रहा है इसका, पक्का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन, न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन लॉ दिया कि आपके दो मासेस अगर m1 और m2 आपके दो मासेस मान लो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ जो g है इसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन यूजुअली हम यहाँ डिनोट करते हैं टू शो के आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी। तो चार्ज पार्ट मान लीजिए जो आपका मास है वो इस डायरेक्शन में आपका अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम यूजुअली इसको r, ये वेक्टर इधर है वो माइनस साइन डिनोट कर देते हैं। एनीवे g जो है इसकी वैल्यू ध्यान रखना, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपकी g की वैल्यू होगी। डायमेंशन इसके m-1 L³ T-2 ये आपकी इसकी डायमेंशन होती हैं। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना हम ये कहते हैं कि ये आपका मदर अर्थ रेडियस उसका r/e, यहाँ पे आपने एक छोटा सा मास रख दिया है, इसके ऊपर अगर आप फोर्स देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स आएगा आपका, इसको लिखेंगे g me मल्टीप्लाई g me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जी की वैल्यू अभी हमें वो देखिए, इसकी वैल्यू हमें पता है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6 इंटू 10⁻24। जी की आर की वैल्यू आपकी 6400 किलोमीटर। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, जिसको कई बार हम 10 की वैल्यू भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपकी जी की वैल्यू है, GME बाई आर स्क्वायर। और इसी को अगर कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि डेंसिटी की टर्म में आपने यूनिफॉर्म स्फेयर माना है नहीं, पर हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ आपका लेटर से यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फेयर है। इफ़ दैट इज़ द केस तो आपकी जी की ये वैल्यू भी आ जाती है। तो अगर डेंसिटी दिया हुआ है, दो प्लैनेट की आप डेंसिटी के बेसिस पे जी कंपेयर करवा रहे हैं तो जी आपका आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अदरवाइज जी आपका आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एट द सरफेस। आपकी जो जी की वैल्यू है वो आपके 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला शेप ऑफ अर्थ, इन चारों को अब अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे। शेप ऑफ अर्थ, हाइट, डेप्थ और आपका रोटेशन। तो आपका शेप ऑफ अर्थ है उस पर डिपेंड करेगी, हाइट कितनी ऊपर गए हैं, डेप्थ कितना नीचे गए हैं और अर्थ रोटेट कर रही है, इन सब पे आपकी जी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। एक एक करके सबको देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जब हम बात करेंगे ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, तो अर्थ को हम ये कहते हैं कि आपकी जो अर्थ है, बहुत बार सवाल सॉल्व करने में हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्फेयर मान लो, ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो अर्थ ऊपर से चपटी है और लगभग 21 किलोमीटर का इधर और इधर रेडियस में फ़र्क है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल फ़र्क है। और जी की क्योंकि वैल्यू आपकी सरफेस पे आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम ये कहते हैं क्योंकि आर इक्वेटर ज़्यादा है पोल से, तो इसका मतलब ये है कि आर पोल पे जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, बिकॉज इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वैल्यू आपकी पोल पे ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे वैल्यू आपकी जी की कम आएगी। और अगर इसका डेटा मैं आपको दूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस, वो 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फ़र्क आपको देखने को मिलता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका अगर इक्वेटर से, इसको इतना एग्जैजरेट करके बनाया मैंने, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट इक्वेटर से अगर आप पोल पे जाएंगे वहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज होएगा, मास सेम रहेगा, वो तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बट जो वेट है वो ऊपर जाने पे, इक्वेटर से पोल जाने पे वो बढ़ जाएगा, बिकॉज जी की वैल्यू वहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हाइट के साथ वेरिएशन। तो अगर आप जी को देखेंगे तो ये आपका अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे जी वैल्यू है, तो जैसे जैसे आप एच हाइट पे ऊपर जाएंगे तो आपका जी डैश जो है वो ऐसे वेरी कर जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसको मैं अपनी क्लासों में बोलता हूँ, ये है आपका असली फॉर्मूला, ये असली घी है। इसी का ऊपर हम बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा लेते हैं छोटे डिस्टेंसेस के लिए। हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे h की वैल्यू मान लीजिए 5% रेडियस या g के 5% का कंपेरेबल वो है, तो उस केस में आप बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा के g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपकी h की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अराउंड 320 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर 320 किलोमीटर तक आप जा रहे हैं तो आप ये नकली फॉर्मूला जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 320 से ज़्यादा हो गया, 400 से ज़्यादा हो गया, तो फिर आप असली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर आप नकली फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
राइट, डेप्थ के साथ जो है अगेन यहाँ पे डेप्थ के साथ आपकी वेरी करेगी, उसके लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, और आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसमें कोई असली नकली फॉर्मूला नहीं है, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। कई बार आपको इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं कि 100 किलोमीटर ऊपर जाके जो वैल्यू है वो कितनी डेप्थ पे आएगी, अगर इतनी डेप्थ पे वैल्यू है तो वो कितनी हाइट पे आएगी। तो आप अगर वो वैल्यू एच की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके 350-400 किलोमीटर से कम आ रही है तो आप नकली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो पिछले साल मेंस में एक सवाल आया था उसमें असली ही वैल्यू यूज़ करनी थी, वो पूछा था किस डेप्थ पे जाके किस हाइट पे जाके बराबर होएगी, तो उस केस में आपकी वैल्यू असली फॉर्मूले से आनी थी, जी का हाइट का जो असली फॉर्मूला है वो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की। तो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से, क्योंकि जब वो अर्थ पे कोई सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे भी आपका वो पार्टिकल रखा हुआ है उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, अगर आप उसके फ्रेम में देखेंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा जी की वैल्यू कम हो जाती है, और ये आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली स्टैंडर्ड सवाल में आपका या तो इक्वेटर या पोल की बात होती है, तो उस केस में इसकी वैल्यू अगर हम पोल की बात करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 90, यानी कि पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे तो जी डैश की वैल्यू जी ही रहेगी। लेकिन जब हम इक्वेटर पे आते हैं उसकी वैल्यू आपकी लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कॉस लैम्डा जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं आपको इसका डेटा बता देता हूँ, वो लगभग इस रेंज में आता है 0.034, तो 0.018 पिछले वाला था, 0.34 ये है, तो 0.05 समथिंग इसके अबाउट वैल्यू दो इक्वेटर पे कम होती है आपकी, दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें तो। नाउ इस केस में हम क्या करेंगे, हमें कहा है कि एक सर्टेन एच हाइट पे वैल्यू उसके बराबर है, तो अगर आप अर्थ के रोटेशन की वो बात करेंगे तो रोटेशन का जो आपका इफेक्ट आता है इक्वेटर पे उसको आप लिखेंगे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ इसकी वैल्यू आपका एच की वैल्यू क्योंकि आर से बहुत कम दे रखी है तो हम यहाँ नकली वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सो हो जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई आर, इसको दोनों को हमने बराबर कर दिया। नाउ इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से ये जी और ये वाला जी मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई, आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2h बाई आर के बराबर। नाउ और ये जी मल्टीप्लाई होकर जी भी आएगा यहाँ पे, इसके बराबर हो गया। ना हमें h की वैल्यू बतानी है, तो h की वैल्यू के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो h के लिए वैल्यू हो गई आपकी ओमेगा स्क्वायर आर होके आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2g, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। राइट, आंसर इसका 3 है, वेरी गुड। इसके बाद हम जी का वेरिएशन देखते हैं आपके अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ के लिए। तो जब हम कहते हैं आपका यूनिफॉर्म स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में SNC की बात कर रहे थे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सिमिलर ग्राफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहाँ बना था, वही ग्राफ मैंने कहा था ग्रेविटेशन में बनेगा, वही ग्राफ आपका ये बना है। ई इनसाइड की वैल्यू GM R बाई आर क्यूब, वहाँ पर वैल्यू आई थी KQ R बाई आर क्यूब। ठीक है, ई सरफेस पे GM बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे था KQ बाई आर स्क्वायर, और ये आउटसाइड GM बाई आर स्क्वायर होएगा अगर आप दूर पॉइंट पे चले जाए ना। एक ग्राफ और ध्यान रखना, इसी का जो जी का हम ग्राफ बनाते हैं उसको ग्राफ को एक्चुअली हम ऐसे बनाते हैं। दिस ऑल्सो शोज, ये आपकी जी सरफेस की वैल्यू है, दिस शोज द नेगेटिव साइन ऑफ जी, दिस शोज कि आपका जी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर आपको ये और ये दोनों दिए हैं एग्जाम में तो आप इसको टिक करेंगे, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जी की वैल्यू को लिए ग्राफ बताना होगा कौन सा कैसे वेरी करती है आपकी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर दोनों दिए हुए हैं या ये दिया हुआ है तो दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज ये आपको नेगेटिव डायरेक्शन भी डिपेक्ट करता है। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर स्फेरिकल शेल की बात करें, अगेन जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें तो उसी का रिपीट टेलीकास्ट, इन साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगी, सरफेस पे GM बाई आर स्क्वायर और आउटसाइड GM बाई छोटे आर स्क्वायर ये होएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात करें तो इसकी वैल्यू GMR बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 था, वहाँ पे भी आपका KQX डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 था, सेंटर पे फील्ड 0। अगर डिस्क की बात करेंगे, डिस्क पे जो वैल्यू थी वो आपकी सेम वही था, 2GM बाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, अदरवाइज कॉस थीटा की वैल्यू R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आपकी डिस्क की इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। अगेन रिपीट टेलीकास्ट से कि अगर आपका मास रखा हुआ है, दूसरे मास को आप यहाँ इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं, जितना आपने वर्क डन किया वो आपका ग्रेविटेशन फील्ड के उसमें फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू आती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आती है -GMM/r होती है। अगेन माइनस साइन ये बता रहा है कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी आपका एक पॉजिटिव मास है, दूसरा मास है, मास हमेशा पॉजिटिव होएगा, ये मास है, दूसरा मास है, तो आपका वर्क डन जो है वो करना नहीं पड़ेगा, वो एनीवे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। माइनस साइंस शोज यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपको दिया होता है, ये फॉर्मूले दोनों ध्यान रखना। सरफेस ऑफ अर्थ पे चले गए तो यहाँ हमने r की वैल्यू r+h रख दी। कई बार ये फॉर्मूला आपको छोटे g के टर्म में कंपेयर करना होता है, दैट इज़ द केस, तो हमने इसको r² से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, GM/r² को छोटा g बनाया और आपका फॉर्मूला ये शेप ले लेता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल की। अगेन जो वहाँ बात की थी हमने पोटेंशियल पे, पर यूनिट मास कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहता है। और ये सेम रिलेशन जो हमने वहाँ पे बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो सेम रिलेशन यहाँ पे यूज हो जाता है कि V = -E.dr। और स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी आपकी होएगी जूल पर किलोग्राम, एनर्जी पर मास, या फिर मीटर² s/s²। डायमेंशन इसकी ये हो जाएंगी। ठीक है, m का 0, L2 और T-2 ये आपकी इसकी डायमेंशन हो जाएंगी। यहाँ पे अगर इसकी बात करें सिंपल फॉर्म में अगर लिखना हो तो यहाँ पे आप ये भी लिखते हैं पोटेंशियल = -GM/r। ठीक है, ये आपके एक m मास की वजह से ये पोटेंशियल होएगा। जैसे वहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखा था KQ/r, यहाँ पे आपका पोटेंशियल होता है GM/r, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अगेन जो आपके स्फेयर्स हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनके लिए अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे वही सेम रिपीट टेलीकास्ट है। V इनसाइड जो आएगा ये वही सेम फॉर्मूला है जो हमने दिया था, GM वहाँ पे KQ की जगह GM आ गया है और बाकी वो की वही वैल्यू है। सरफेस है -GM/r होएगा, अगर सरफेस से दूर जाओगे तो -GM/r होएगा, छोटा r एक्चुअल डिस्टेंस है सेंटर से। स्फेरिकल शेल की बात करेंगे तो इनसाइड जो आपका GM/r होएगा, सरफेस पे GM/r होएगा। और आप आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड स्फेरिकल शेल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दिस शुड बी GM/r। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल होएगा। सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग की बात करेंगे, सेम पोटेंशियल वहाँ पे लिखा था रिंग का, वही सिमिलर पोटेंशियल यहाँ आएगा GM/√a² + r²। ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर आप रिंग के सेंटर पे बात करेंगे, वो GM/a आपका रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की। ना एस्केप वेलोसिटी वो वैल्यू होती है कि मान लो आपको ये पेन नहीं पसंद या अपना कोई दोस्त नहीं पसंद है ना, या वट एवर, डोंट डू इट, बट कोई एक वो नहीं पसंद तो आप चाहते हैं उसको इतनी वेलोसिटी दें कि वो ब्रह्मांड छोड़ के आगे चला जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी की आपकी जो वैल्यू आती है, आप दोनों का यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी थी और फाइनल एनर्जी को जब आप इक्वेट कर देते हैं उससे आपकी उसकी वैल्यू आती है। और इसकी वैल्यू का आपने ध्यान रखना है, ये आपकी आएगी 2GM/r। ठीक है, छोटे जी की टर्म में लिखें तो ये आपकी √2gr एस्केप वेलोसिटी होती है। ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ या फ्रॉम सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट है, जहाँ पे जी की वैल्यू है और आर की उसकी वैल्यू है, ये आपकी फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लैनेट है। और इसी को अगर आप डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे, उसी के साथ खेल रहे हैं फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो m को आपने लिख दिया 4/3πr³ इंटू डेंसिटी, वो लिखेंगे तो उसकी वैल्यू ये बन जाती है। ठीक है, कोई एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बाकी तो सब वर्कआउट हो जाते हैं, बट ये दोनों ध्यान रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 11.2 km/s आती है वैल्यू। ठीक है, अगेन दिस इज अंडर द असम्पशन कि आपने किसी चीज़ को फेंका है तो रास्ते में किसी और प्लैनेट का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा और वो सीधा ब्रह्मांड की पार उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज़ लाइकली कि हो सकता है रास्ते में कोई प्लैनेट मिल जाए और वहाँ बुला ले, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट केस। अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे दी तो इन्फानाइट पे पहुँचिए, बस जीरो वेलोसिटी नहीं होएगी, वहाँ पे वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेलोसिटी से पहुँचेगा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फिर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो कि 0 हो जाएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उससे आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। कभी कोई इस तरह की बात करे तो ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी पे। हम कहते हैं कि कुछ इस तरह के सवाल पूछे हुए कि मून पे एयर क्यों नहीं है, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। अगर हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं गैसेस की
तो RMS वैल्यू 3RT/m कैलकुलेट करके मून के लिए वहाँ की जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम आती है, RMS ज़्यादा है, तो वहाँ पे कभी किसी ज़माने में मान लो गैस रही भी होगी, उड़ गई, कहाँ गई वी डोंट नो, बट अभी नहीं है, क्यों, वहाँ पे उसकी RMS वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स एस्केप वेलोसिटी, तो सारी भाग गई गैस वहाँ पे। एक और छोटी सी टर्म है, मैं चाहता हूँ आपको इससे दोस्ती हो, विच इज़ कॉल्ड एस्केप एनर्जी। तो अभी तो हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की। एक बार ये टर्म पूछी हुई है आपसे कि एस्केप एनर्जी कितनी होनी चाहिए। एस्केप एनर्जी वो एनर्जी होएगी जो आप यहाँ पे उसे प्रोवाइड करेंगे सच दैट वो आपका ब्रह्मांड क्रॉस कर जाए, यूनिवर्स क्रॉस कर जाए, ठीक है। सो दैट टर्म इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी, और इसकी वैल्यू GMM/r के बराबर आती है, बिकॉज एट द सर्फेस ऑफ अर्थ आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो -GMM/r है। उतनी ही एनर्जी दे दो, ½ mv² को बराबर कर दो या उतनी एनर्जी दे दो, प्लैनेट से आपका वो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा, ठीक है। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। HC वर्मा में इसके ऊपर एक सवाल दे रखा है, तो मैंने सोचा इसको यहाँ कवर कर दूँ जस्ट इन केस इसकी जरूरत पड़ जाए। तो किसी प्लैनेट पे हाइपोथेटिकली हम ऐसी बात करें कि वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो आपकी लाइट की स्पीड के बराबर है। एक्चुअली ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं, थ्योरेटिकली उनको हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ऐसे वाले केस में अब आपकी जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, हमने लिखा था v इज इक्वल टू √2gm/r, ठीक है। अब इस v को हमने यहाँ पे c रख दिया, उससे हमने r की वैल्यू निकाली, तो ये आपकी r की वैल्यू आ गई, ठीक है। विच मीन्स रेडियस ऑफ दैट ब्लैक होल शुड बी गिवन बाय 2gm/c², ये आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। सो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट कि रेडियस ऑफ आपका अगर इतना हो गया तो आपकी लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं करेगी, ठीक है। दिस व्हाट इट मीन्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एस्केप वेलोसिटी पे, ऑलराइट ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑलराइट। इसके बाद बात करते हैं सैटेलाइट की। नाउ सैटेलाइट क्या है, आपका प्लैनेट है, हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी छोड़े हुए हैं और मून अपना नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहाँ जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है। उसके इसमें अगर यहाँ पे आप इसको देखोगे तो ये जो आपका सैटेलाइट घूम रहा है, पेन, हाँ इसका मुझे, ऑलराइट, यहाँ जो आपका सैटेलाइट घूम रहा है, तो सैटेलाइट के ऊपर यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है आपका GMM/r²। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब आपको GMM/r² प्रोवाइड कर रहा है और उसकी वैल्यू आप mv²/r करेंगे, r आपका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो आपका सैटेलाइट जिस उस पर घूम रहा है। अभी रेडियस ऑफ प्लैनेट नहीं है, यह आपका ऑर्बिट का रेडियस है। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है ऑर्बिटल वेलोसिटी वो √GM/r आ जाएगी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आई कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या होगी। नाउ व्हेन इट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, कुछ ऐसे सवाल भी हैं कि वो सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये सवाल मत पूछना कि सर अगर वो ऐसे घूम रहा है तो पेड़ों से क्यों नहीं टकरा रहा, पहाड़ों से क्यों नहीं टकरा रहा। वी डोंट से दैट। रेडियस से 6400 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा लगा के फिर घूम रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज दैट, ठीक है। उस केस में v की वैल्यू GM/r रख देते हैं, इसको जस्ट अंदाज़ा देने के लिए। इसकी वैल्यू लगभग आपको ये भी ध्यान रखना GR होता है और इसकी वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। तो कोई अगर सैटेलाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ घूम रहा है उसकी वैल्यू लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो बड़ी अच्छी वेलोसिटी है ये। एस्केप वेलोसिटी और इसको कभी कंपेयर करना पड़े तो एस्केप वेलोसिटी थी आपकी इस वाले उसके, ठीक है, √2gm/r, तो इसके बीच में √2 का रेशो, ये रिश्तेदारी हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपने सैटेलाइट से फेंकना है इन्फानाइट पे, तो यहाँ से आप एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे। पिछली वाली वेलोसिटी आपकी सरफेस ऑफ अर्थ से थी, वो जो वैल्यू थी ये यहाँ से निकालोगे तो आपका ये रेशो आ जाता है, बिकॉज इस बार 2gm/r वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। चलो सैटेलाइट के बारे में और चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ जो सैटेलाइट है वो एक्चुअली आपका सरकमफ्रेंस जो है उसकी लंबाई या उसका जो भी लेंथ है उसकी डिवाइडेड बाय जो भी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका टाइम पीरियड ये आ जाता है, ठीक है। इस रिजल्ट को ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे केपलर का थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाता है। केपलर का थर्ड लॉ से इसके t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है। सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि केपलर लॉ इज ऑल्सो ट्रू, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट अगर देखेंगे तो ये लगभग नियर बाय सैटेलाइट है जो r के रेडियस पे घूम रहा है, उसका टाइम लगभग 84.6 या फिर 1.4 आ रहा था, तो 1.5 घंटे में आपका पूरा अर्थ को वो कवर कर लेगा, दैट इज़ द केस।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, इन्हीं को हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर एग्जाम हॉल में वर्ड दिख जाए आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका मतलब ये है कि आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। ना व्हाट दैट मीन्स इज कि आप चाहते हैं कि यह आपका अर्थ है और एक सैटेलाइट ऐसे फिट हो, वो हर वक्त एक ही चीज़ के ऊपर नज़र रखें ऐसे करके, ठीक है। वो जैसे जैसे अर्थ घूमे वो साथ के साथ वो भी उसके साथ घूमे। वो दो सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। इन सैटेलाइट्स को हम इक्वेटर के ऊपर ही फिट कर सकते हैं, इनको हम पोल्स के ऊपर नहीं फिट कर सकते, या इनको अपर जिसको हम उत्तरायण वो कहते हैं वहाँ पे फिट नहीं कर सकते, नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फेयर पे, फॉर द सिंपल रीज़न वो ऑर्बिट आपका जियो सिंक्रोनस नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपकी वहाँ पे, चलो मैं समझा देता हूँ व्हाट दिस मीन। तो दिस मीन्स ये आपका अगर गोला है, तो अगर आप ऐसे पोल का या ऐसे अगर ऑर्बिट सेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई बंदा 11 बजे यहाँ पे खड़ा है 11 AM, ठीक है। सो 11 AM यहाँ पे है, सेटेलाइट आपका 11 AM यहाँ पे था, उस पर नज़र रखे हुए सेटेलाइट आपका 11 PM यहाँ पहुँचा है और बंदा 11 PM यहाँ पे है, तो नाउ ये उसके रेंज के बाहर है। तो हम ऐसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है उनको सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर के ऊपर सेट कर सकते हैं कि वो आपका ऐसे घूमेगा इक्वेटर के ऊपर, तभी आप उसे नज़र रख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे एडवांस में इसकी बात करेंगे, यहाँ पे आपका ये एरिया कवर होता है, ठीक है। ये सरफेस एरिया एक सैटेलाइट आपका कवर कर सकता है, ठीक है। सो ये आपका सैटेलाइट की कहानी हो गई। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ शुड बी सेम एज, जो अपना 24 आवर जो अर्थ को घूमने में लगता है तो उसको सेम नज़र रखनी है, तो एग्जैक्ट सेम उससे घूमना पड़ेगा। और इस सब की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अपना हाइट जो है h जो है आपकी उसकी वैल्यू 6r आ जाती है, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ। और ये हाइट है, ध्यान रखना, सेंटर से डिस्टेंस 7r आएगा, ठीक है। तो ये हाइट कहाँ से, सरफेस से, या फिर 3600 किलोमीटर, और कई बार इसको हम कहते हैं सेंटर से 4200 किलोमीटर कहते हैं, 400 को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 6r और 7r की वैल्यू ध्यान रखना, h हाइट आपकी 6r है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम और सैटेलाइट। ना इनके ऊपर छोटे छोटे सवाल बनते हैं, क्या रेडियस कम हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या होगा, तो ध्यान रखना। तो एंगुलर मोमेंटम और सैटेलाइट, क्योंकि हम MVR लगते हैं, वहाँ पे v की वैल्यू अगर हम √GR रख दें तो L जो है आपका वो √R के प्रोपोर्शनल होता है। तो L की प्रोपोर्शनलिटी आपकी √R है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे तो एनर्जी आती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ v की वैल्यू रख दोगे तो उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल की काइनेटिक की जो वैल्यू आती है वो आएगी Gm/2r, ये डेटा ध्यान रखना है आपने, Gm/2r पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो Gm/2r। पोटेंशियल एनर्जी आती है वो -Gm/r, क्यों, बिकॉज r का रेडियस है, मास उसका अपना m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी बनती है वो -Gm/2r होएगी, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी होएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव हो तो सिस्टम आपका स्टेबल रहता है ना। ये कहानी हमने कई बार पढ़ी है। एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको ऐसे देखना, ये इलिप्टिकल पाथ हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ऑफकोर्स इलिप्टिकल के ट्रू है, सर्कुलर के भी होगा। काइनेटिक एनर्जी जो वेरी करती है वो 1/r से वेरी करती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वो अक्सर उनका कंफ्यूजन होता है पोटेंशियल और उसके टोटल एनर्जी के बीच। नाउ इसको ऐसे देखना, पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका रिलेशन है वो Gm/r है और आपका टोटल एनर्जी वो -Gm/2r है। सो इफ दैट इज़ द केस, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, क्योंकि आपकी नेगेटिव वैल्यू है 2 से डिवाइड हो रही है, इसलिए टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है थोड़ी सी हायर रहेगी, इससे हायर एज इन ये वाली वो वैल्यू रहेगी। तो ये अगर आपकी वैल्यू से फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू अगर 20 है, -20 है, तो ये वैल्यू -10 होएगी, ठीक है। तो ये अगर -20 है तो -10 होगी, समझिए क्या क्या जा रहा है ये, ठीक है। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके केपलर के लॉज की, ठीक है। केपलर के जो अपने लॉज हैं वही लॉ ये कहते हैं, पहला लॉ ये कहता है कि आपका इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो वो कहता है कि भाई अगर कोई प्लैनेट है वो अपने सन के, प्लानिटरी लॉज अपने सन के लिए दिए। इनफैक्ट हिस्टोरिकल अगर मैं फैक्ट बताऊं, सो केपलर वाज मच 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 बिफोर न्यूटन, एंड न्यूटन गॉट हिज नेम एंड फेम और पब्लिसिटी आफ्टर ही प्रूव्ड केपलर्स लॉ। जब उसने केपलर लॉ साबित कर दिए थे तब लोगों ने न्यूटन को पहचानना शुरू किया। तो न्यूटन के ने इसको अपने Gm/r² जो उसका अपने ग्रेविटेशन वाला वो लॉ दिया, उससे केपलर के लॉ न्यूटन ने साबित किए थे। एनीवे,
कमिंग बैक, तो ऑर्बिट का पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई इलिप्टिकल पाथ कर रहा है तो आपको, कोई मैथ के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि जो भी इलिप्टिकल पाथ है उसके दो फोकाई होते हैं, तो सन को फोकाई पे होना होएगा वन ऑफ द फोकाई, या तो ये वाला या ये वाला, ठीक है, ये आपका पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग सन और प्लैनेट का जो मोशन हो रहा है इलिप्टिकल पाथ में, वहाँ पे आपका जो एरिया स्वीप हो रहा है, एरिया स्वीप को ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए जैसे आपने कार का वाइपर देखा होगा, तो या बस में या कार में जब बारिश होती है वाइपर चलता है, तो ये जो झाड़ू लगती है या ये जो शीशा साफ होता है, दिस इज कॉल्ड एरिया स्वेप्ट, ठीक है। तो आपने कितना एरिया ऐसे स्वीप किया है, तो ये अगर सन है और ये आपका प्लैनेट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अगर एक टाइम में, अगर टाइम बराबर है T1 और T2, तो जितना उसने ये एरिया स्वैप्ट किया उतना ही वो दूसरा सेम टाइम में उतना ही एरिया स्वैप्ट करेगा। ये आपका केपलर का सेकंड लॉ है, और इसकी जो वैल्यू आती है dA/dt, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, इसको आप एरियल वेलोसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू आपका एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय 2m आती है। थर्ड लॉ ये कहता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा सेमी मेजर एक्सिस के या फिर मेजर एक्सिस के, और सर्कुलर ऑर्बिट लेंगे तो आपके रेडियस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। ये आपका केपलर के 3 लॉज हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जे ने बहुत पहले सवाल पूछा था। सिनेरियो ये है कि ये मान लीजिए आपका एलिप्टिकल पाथ और ये आपका सन, यहाँ पे आपका ये सन है, और एक पार्टिकल, इसको नामकरण कर लेते हैं, ये आपका A, ये B, ये C और ये D। एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ T1 टाइम में आया है, क्वार्टर पाथ अपना कवर किया। दूसरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ T2 टाइम में गया है, ठीक है। सवाल ये है कि T1 T2 बराबर, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है T1 इज इक्वल टू T2, ऑप्शन B है T1 इज लेस देन T2, ऑप्शन C है T1 इज ग्रेटर देन T2, और ऑप्शन D है मतलब तो चल के आ रहा है। ये कैसे कह सकता हूँ मैं इसके बारे में? अगर आपको समझ में आया लॉ तो बड़े प्यार से कह सकते हैं इसके बारे में। सुने, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरियल वेलोसिटी की, ठीक है। सो हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी, सुने, T1 टाइम में आपने जो एरिया कवर किया है वो ये एरिया कवर किया है, ये, ठीक है। जो झाड़ू लगाई है, जो स्वीप किया है, वो आपके ऐसे सन के अराउंड जो वो किया है, तो T1 टाइम में ये एरिया कवर किया है। T2 टाइम में ये एरिया कवर हुआ है, ये। तो अगर एरिया ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा, एरिया कम टाइम कम, दिस इज व्हाट द लॉ सेज, ठीक है। dA/dt कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया अगर ज़्यादा है तो टाइम को ज़्यादा होना होगा, टाइम ज़्यादा है तो एरिया को ज़्यादा होना होगा, दोनों कम है दोनों कम, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि A2 ज़्यादा है तो इसका मतलब T2 ज़्यादा होएगा, विच मीन्स ऑप्शन B, T1 विल बी लेस देन T2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस चीज़ में एक और चीज़ देखना कि यहाँ जो आपकी, ये अगर आपका सन है, अगर मैं एलिप्टिकल पाथ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका जब सन है और प्लैनेट यहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, और यहाँ से जब आपका ऐसे मोशन करके जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी मिनिमम होती है। मैं अब इसकी वैल्यूज़ दिखाता हूँ, वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका वेलोसिटी जो है इलिप्टिकल पाथ में, देखो सर्कुलर में तो हमने कांस्टेंट मान लिया, √Gm/r सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट मान के काम चला लिया, पर ये तो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, और हमसे जे में इसके ऊपर सवाल पूछते हैं, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे, तो स्पीड अपोजी और पेरिजी पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है VA, और VB इसकी बात करेंगे तो 1 - e डिवाइड बाय 1 + e। ये तो आपका जब फारदेस्ट है तब आपकी वेलोसिटी होएगी, और यहाँ पे VP जो है वहाँ पे 1 + e डिवाइड बाय 1 - e आ जाती है। ऐसे आपकी वेलोसिटी वेरी करती है, और आई एम श्योर आप मैथ के स्टूडेंट है, E क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ सेंट्रल फोर्स, तो आपके सेंटर पे लाइन ज्वाइनिंग पे वो हमेशा वो करता है। सो टॉर्क ऑन प्लैनेट रिलेटेड टू सन इज ऑलवेज 0, ठीक है। हेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट और सैटेलाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट विद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो उस सेंट्रल फोर्स का आपका उस प्लैनेट पे टॉर्क नहीं लगेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो ये बात अपने को पता है कि हम वहाँ पे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई। अब इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन है आपका 2020 में JEE मेंस में पूछा गया। क्वेश्चन सेज सैटेलाइट इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट P
It is observed that the velocity of the satellite when it is farthest from the planet is 6 times less than that when it is closest to the planet. तो हमें दोनों वेलोसिटी का रेशो दिया हुआ है, 1:6 का रेशो है, तो हाईएस्ट आपकी 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है, या लोएस्ट कहो तो 6 गुना कम है. द रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट क्या होएगा, ये हमें बताना है. नाउ सिंपल सवाल है, ये आपका सिनेरियो कि ये आपका मान लो यहाँ पे सन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ भी मान सकते हो, ठीक है, बट यह मान लिया हमने. यहाँ पे जो आपका पार्टिकल गया है और यहाँ पे जो पार्टिकल गया है, मान लो यहाँ वेलोसिटी आपकी v मैक्सिमम लिख लेते हैं और यहाँ वेलोसिटी आपकी v मिनिमम है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका r मिनिमम होएगा और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसको आप लिखेंगे r मैक्सिमम, और v मिनिमम और मैक्सिमम का रेशो अपने को मिनिमम बाय मैक्सिमम 1/6 दिया हुआ है. नाउ इस केस में हम यहाँ पे अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टॉर्क सन के अबाउट 0 होएगा वगैरह वगैरह, एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे. सो हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इसको अगर हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कहें तो इसको आप लिख सकते हैं आर मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय वी मैक्सिमम. अच्छा, यहाँ पे एम भी आएगा, एम वी आर होता है, एम एनी वे कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय आर मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय वी मिनिमम. राइट, अब हमें बताना है रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट. तो क्लोजेस्ट जब है तो दैट विल बी इक्वल टू आर मिनिमम, तो इसको ले आते हैं. सो हमें बताना है आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, एम कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वी मिनिमम डिवाइडेड बाय वी मैक्सिमम, ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपने को 1:6 दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो मेंस के सवाल बहुत प्यार से हो जाते हैं. ठीक है, तो अभी पिछले साल के हमने 3-4 सवाल यहाँ करके देखे थे, 4-5 सवाल इलेक्ट्रो में करके देखे. कॉन्सेप्ट बेटा आपने क्लियर रखना और प्रैक्टिस करना अपनी बहुत सारी. ठीक है, आई विश यू ऑल दी बेस्ट एंड अच्छे से एग्ज़ाम देना अपना, है ना. गॉड ब्लेस यू.